आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के उस खौफनाक दौर में वापस चलते हैं जिसने हमारी दुनिया का नक्शा और भविष्य दोनों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं मानव इतिहास के सबसे घातक और विनाशकारी संघर्ष की, द्वितीय विश्व युद्ध। आइए इन मूल स्रोतों और ऐतिहासिक तथ्यों के जरिए देखते हैं कि कैसे एक के बाद एक घटी घटनाओं ने बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया। 7 करोड़, जी हां, 70 मिलियन। एक बार बस इस आंकड़े पर गौर करके देखिए। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, बल्कि ये उन अनगिनत जिंदगियों की गिनती है जो इस महायुद्ध की भेंट चढ़ गईं। इस अकल्पनीय पैमाने पर हुई मौतों का आज के समय में अंदाजा लगाना भी लगभग नामुमकिन सा लगता है। इतनी बड़ी आबादी का इस धरती से अचानक मिट जाना उस भयावह तबाही की गवाही देता है जिसे आज हम डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक शांति समझौते ने ही मानव इतिहास के सबसे खूनी युद्ध को जन्म दे दिया। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि शांति के लिए किए गए हस्ताक्षर ही आगे चलकर विनाश का ब्लूप्रिंट बन गए। आइए इसकी जड़ों को समझते हैं। इस बेहद जटिल और विशाल टाइमलाइन को आसानी से समझने के लिए इस चर्चा को हम 6 आसान हिस्सों में बांटेंगे। युद्ध के बीज, तानाशाह का उदय, बिजली की रफ्तार वाला युद्ध, ग्लोबल एस्केलेशन, हॉलोकास्ट का काला सच और आखिर में परमाणु विनाश। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द सीड्स ऑफ वॉर, यानी युद्ध के बीज। दरअसल 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में ट्रीटी ऑफ वर्साई तैयार की गई। और सच कहें तो ये संधि एक ज्वालामुखी थी जो किसी भी वक्त फटने का इंतजार कर रही थी। इसमें एक आर्टिकल 231 था जिसने युद्ध का पूरा दोष अकेले जर्मनी के सर पर मढ़ दिया। उनकी सेना को सिर्फ 1 लाख सैनिकों तक सीमित कर दिया गया, उनके इलाके छीन लिए गए और उन पर इतना भारी जुर्माना लगाया गया कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था बुरी तरह टूट गई। इसका नतीजा क्या हुआ? एक ऐसा खौफनाक हाइपर इन्फ्लेशन जहां जर्मन मुद्रा की कीमत रद्दी के बराबर हो गई। हालात इतने खराब थे कि ब्रेड का एक टुकड़ा खरीदने के लिए लोगों को बोरियों में भरकर पैसे ले जाने पड़ते थे और बच्चे नोटों की गड्डियों से खिलौनों की तरह खेलते थे। इस राष्ट्रीय अपमान ने वहां की आम जनता के दिलों में क्रोध की आग भर दी। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, द डिक्टेटर्स राइज, एक तानाशाह का उदय। ये इतिहास का एक कड़वा सच है कि जब किसी देश में भयंकर आर्थिक निराशा और गुस्सा उफान पर होता है तो वो कट्टरपंथी नेतृत्व के पनपने के लिए सबसे बेहतरीन जमीन बन जाती है। एडोल्फ हिटलर, जो प्रथम विश्व युद्ध का एक आम सैनिक और नाकामयाब पेंटर था, इस आक्रोशित माहौल में एक मसीहा बनकर उभरा। 1923 में उसने सरकार पलटने की नाकाम कोशिश की और जेल गया। लेकिन 1929 की ग्लोबल आर्थिक मंदी ने उसे वो मौका दे दिया जिसकी उसे बिल्कुल तलाश थी। उसने भूखी और निराश जनता के गुस्से को अपने जोशीले भाषणों के जरिए एक हथियार में बदल दिया। भोली भाली जनता को लगा कि वही उनका खोया हुआ सम्मान वापस लाएगा। इसी का फायदा उठाकर 1933 में वो जर्मनी का चांसलर बना और फिर बड़ी ही चालाकी से उसने सारी लोकतांत्रिक ताकतों को कुचलकर खुद को फ्यूरर यानी एक पूर्ण तानाशाह घोषित कर दिया। सत्ता में आते ही हिटलर ने पुरानी संधियों को कूड़ेदान में फेंकना शुरू कर दिया। 1936 में उसने राइनलैंड में सेना भेज दी और 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। ये सब कुछ एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह था। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश क्या कर रहे थे? वो एक और युद्ध के डर से लगातार अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण की नीति अपना रहे थे। 1938 का म्यूनिक समझौता इसी की एक मिसाल था, जहां उन्होंने शांति की उम्मीद में चेकोस्लोवाकिया का एक हिस्सा हिटलर को सौंप दिया। पर यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उनकी हर छूट ने हिटलर के अहंकार और उसकी सैन्य महत्वाकांक्षाओं में आग में घी डालने का काम किया और आखिरकार 1939 में उसने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर ही कब्जा कर लिया। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द लाइटनिंग वॉर। हिटलर को पोलैंड पर हमला करना था, लेकिन उसे एक ही वक्त में पश्चिमी देशों और सोवियत संघ से लड़ने का डर था। इसलिए उसने सोवियत संघ के साथ एक गुप्त समझौता किया और एक फर्जी हमले का नाटक रचकर पोलैंड पर धावा बोल दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह युद्ध पुराने युद्धों से बिल्कुल अलग था। जहां पहले विश्व युद्ध में सैनिक महीनों तक खाइयों में फंसे रहते थे, वहां हिटलर ने ब्लिट्जक्रीग यानी लाइटनिंग वॉर की नई रणनीति पेश की। आसमान से वायुसेना के तबातोड़ हमले, जमीन पर तेजी से आगे बढ़ते हुए टैंक्स और उनके ठीक पीछे विशाल पैदल सेना। इस भयंकर रफ्तार ने कुछ ही दिनों में पोलैंड को कुचल कर रख दिया और आगे चलकर फ्रांस की उस मैगिनॉट लाइन को भी बेकार साबित कर दिया, जिसे उस वक्त अजेय माना जाता था।
फ्रांस बेहद तेजी से हार गया और हिटलर के अहंकार की इंतहा देखिए। उसने अपना पुराना बदला लेने के लिए फ्रांस से ठीक उसी रेलगाड़ी के डिब्बे में आत्मसमर्पण के कागजों पर दस्तखत करवाए जहां प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को अपमानित किया गया था। लेकिन इस घोर निराशा के बीच एक चमत्कार भी हुआ जिसे हम मिरेकल ऑफ डंकर कहते हैं। जब लाखों ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना के जवान समुद्र तट पर फंस गए थे और मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, तब आम नागरिकों ने अपनी छोटी छोटी मछली पकड़ने वाली नावों को समुद्र में उतार दिया। आसमान से गिरते बमों के बीच आम लोगों के इस अदम्य साहस ने लगभग 3,30,000 सैनिकों की जान बचा ली। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला लम्हा था। चौथा हिस्सा, ग्लोबल एस्केलेशन। यहां से युद्ध का रूप पूरी तरह बदल जाता है। डनकर्क और फ्रांस के पतन के बाद इस संघर्ष का दायरा अचानक बहुत विशाल हो गया। यह अब महज एक यूरोपीय युद्ध नहीं रहा, बल्कि एक सच्ची ग्लोबल तबाही बन गया। अहंकार में अंधे हो चुके हिटलर ने एक ऐसी गलती की जिसने इतिहास बदल दिया। उसने अपने ही सहयोगी जोसेफ स्टालिन को धोखा देकर 1941 में ऑपरेशन बर्बारोसा के तहत सोवियत संघ पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ एशिया में जापान अपने साम्राज्य का तेजी से विस्तार कर रहा था। जब अमेरिका ने उसकी तेल आपूर्ति रोकी तो तिलमिलाए जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर पर एक अचानक और विनाशकारी हवाई हमला कर दिया। इस एक आक्रमण ने उस सोए हुए अमेरिकी शेर को जगा दिया और अब दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक महाशक्ति आधिकारिक रूप से इस युद्ध के मैदान में कूद पड़ी। इस बीच रशिया के स्टालिनग्राड में युद्ध अपनी सबसे क्रूर हदों को पार कर रहा था। जोसेफ स्टालिन का अपनी सेना के लिए सिर्फ एक और बिल्कुल साफ आदेश था, एक कदम भी पीछे नहीं हटना है। ये एक ऐसी भयंकर शहरी जंग थी जहां एक एक इमारत, यहां तक कि एक एक कमरे के लिए लड़ाइयां हुई। अंत में इस अडिग आदेश और रूस की खून जमा देने वाली सर्दी ने मिलकर हिटलर की ताकतवर 6th आर्मी को वहीं घेर लिया और तबाह कर दिया। ये हिटलर की पहली सबसे बड़ी और निर्णायक हार थी। और उधर प्रशांत महासागर में क्या हो रहा था? दरअसल यहां पर इस तथ्य को समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे खुफिया जानकारी युद्ध का पूरा रुख पलट सकती है। जहां यूरोप में रूसी सर्दियों ने बाजी पलटी, वहीं पैसिफिक में बैटल ऑफ मिडवे ने मोमेंटम को पूरी तरह बदल दिया। अमेरिकी कोड ब्रेटर्स ने जापान के गुप्त संदेशों को डिकोड कर लिया था। यानी अमेरिका को पहले से पता था कि जापान कहां हमला करने वाला है। उन्होंने उन्हीं के लिए एक जाल बिछाया और महज चंद मिनटों के अंदर जापान के सबसे अहम एयरक्राफ्ट कैरियर्स को नस्तनाबूद कर दिया। इस एक झटके ने जापानी नौसेना की पूरी कमर तोड़कर रख दी। पांचवा हिस्सा, द हॉलोकॉस्ट डार्क रियलिटी। एक ऐसी सच्चाई जिसे भुलाया नहीं जा सकता। 60 लाख। सैन्य रणनीतियों और युद्ध के मैदान से थोड़ा हटकर जब इन आंकड़ों को देखते हैं तो दिल दहल जाता है। 60 लाख निर्दोष यहूदी। इस भयावह संख्या के आगे सब कुछ बेहद छोटा लगने लगता है। ये आंकड़ा उस कट्टरपंथी नफरत की भारी और कभी ना मिटने वाली मानवीय कीमत की दुखदायी याद दिलाता है। नाजी शासन ने इस भयंकर अपराध को बहुत ही ठंडे दिमाग से द फाइनल सॉल्यूशन का नाम दिया था। लाखों मासूम लोगों को, जिनमें बुजुर्ग और छोटे बच्चे भी शामिल थे, मालगाड़ियों में ठूस कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले जाया गया। वहां उनसे जानवरों की तरह मजदूरी करवाई गई और फिर बेरहमी से गैस चैम्बरों में मौत के घाट उतार दिया गया। इस अकल्पनीय क्रूरता को देखकर ही एलाइड पावर्स यानी मित्र राष्ट्रों को यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया था कि इस शैतानी शासन को अब हर हाल में और किसी भी कीमत पर खत्म करना ही होगा। और इसी के साथ अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, द एटॉमिक एंड। युद्ध का अंत कितनी तेजी से हुआ, आइए इस टाइमलाइन को देखते हैं। फ्रांस को आजाद करने के लिए एलाइड फोर्सेस ने एक शानदार मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने एक गोस्ट आर्मी यानी नकली रबर के टैंक्स और विमानों का इस्तेमाल करके जर्मन सेना को चकमा दिया और सफलतापूर्वक डी डे लॉन्च किया। इसके बाद डोमिनोज बड़ी तेजी से गिरने लगे। एक तरफ से मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ से रूसी सेना बर्लिन में घुसाई। चारों तरफ से घिरने के बाद 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपने बंकर में आत्महत्या कर ली और मई में जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। प्रशांत महासागर में जापान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। तब दुनिया ने पहली और आखिरी बार एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल देखा जिसने मानवता की रूह को झकझोर कर रख दिया। अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। कुछ ही सेकंड्स में लाखों लोग राख में तब्दील हो गए और अंततः सितंबर 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही ये महायुद्ध समाप्त हुआ। इस पूरे विश्लेषण से एक बेहद गहरा और चुभने वाला विचार सामने आता है। जब किसी शासक का बेतहाशा अहंकार, बेलगाम तकनीक और विनाशकारी हथियारों के साथ मिल जाता है तो धरती पर सचमुच नरक बन जाता है।
स्रोत सामग्री हमें यही सोचने पर मजबूर करती है, क्या इंसानियत इस खौफनाक इतिहास से कभी कोई सच्ची सीख लेगी? क्या हम सब मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह विनाशकारी इतिहास खुद को कभी न दोहराए? इसी गंभीर सवाल के साथ हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।